नमस्कार। मैं सर्वजीत मीना। आज हम बात करते हैं संस्कृति की, कल्चर की। मानव एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है। संस्कृति के मानव की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है, जिसके कारण मानव अनवरत प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा है। मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह मात्र अन्य पशुओं के समान एक प्राणी। मानव और पशु में मुख्य अंतर संस्कृति का ही होता है। संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है। संस्कृति के आधार पर ही हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज को दूसरे समाज से पृथक कर सकते हैं। मानव ही विश्व में एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है। भौतिक क्षेत्र में अनेक वस्तुओं को निर्मित कर पाया है एवं अभौतिक क्षेत्र में अनेक विश्वासों तथा व्यवहारों के तरीकों को जन्म दे पाया है। लेकिन वे कौन सी विशेषताएं, क्षमताएं, योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को पशु जगत से भिन्न कर सकी, संस्कृति का निर्माण कर सकी? उन विशेषताओं को यहाँ जानना आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे कि मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में कैसे आया और वो किन कारणों से संस्कृति का निर्माता रहा है। मानव में ही वह अद्भुत शक्ति एवं क्षमता मौजूद है कि वह संस्कृति का निर्माता कहलाने का अधिकारी है। ये क्षमताएं एवं शक्तियां मानव की अनोखी शारीरिक बनावट के कारण है। लेस्ली वाइट ने लिखा है कि मानव की उन 5 विशेषताएं हैं जिनके कारण मानव संस्कृति का निर्माता बन सका। यहाँ हम उन 5 विशेषताओं का वर्णन करेंगे, उन 5 विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण मानव संस्कृति का निर्माता बन सका। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सीधा खड़ा हो सकता है। अगर हम पशुओं की बात करें तो पशु कभी 2 पैरों से सीधा खड़ा नहीं होता, वह चारों पैरों के सहारे खड़ा होता है। जबकि मानव में ये विशेषताएं, क्षमताएं हैं कि वह 2 पाँवों पर चलने फिरने काम में लेता है और दोनों हाथों की सहायता से वह अन्य कार्य कर सकता है। लेकिन अन्य प्राणी अपने इन चारों अंगों से चलने और शरीर पर भार संभालने का कार्य कर सकते हैं। तो मानव में ही एक ऐसी विशेषता है कि वह सीधा खड़ा हो सकता है, दोनों पैरों पर चल सकता है और दोनों हाथों को वह स्वतंत्र रूप से कार्य में काम ले सकता है, उनसे काम कर सकता है। दूसरा हम बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मानव के हाथों की बनावट एक ऐसी इस प्रकार की होती है कि जिसके कारण उन्हें किसी भी दिशा में आगामी से घुमाया जा सकता है। हाथ की बनावट में अंगूठे की विशिष्ट स्थिति होने के कारण किसी भी वस्तु को पकड़ना सरल हो जाता है। अन्य प्राणियों के हाथों में अंगुलियों और अंगूठों का यह तालमेल नहीं पाया जाता, जबकि मानव में यह तालमेल पाया जाता है कि वो अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से किसी भी चीज़ को आसानी से
पकड़ सकता है और किसी भी दिशा में आसानी से अपने हाथ को घुमा सकता है। यही कारण है कि मानव अपने हाथ द्वारा अनेक अनेक होने अनेक अनेक अनोखे निर्माण कार्य कर सका। उसने अनेक यंत्रों, कल कारखानों, सड़कों, भवनों एवं कलाकृतियों का निर्माण किया। लेखन कार्य हाथों की विशेष संरचना के कारण ही संभव हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने मानव ज्ञान को संजोया है और न केवल उसे सुरक्षित ही रखा वरन उसे आगे भी बढ़ाया है। तीसरा, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकता है और टकटकी लगाकर लंबे समय तक देख सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा अवलोकन का कार्य संभव हो सका है और अवलोकन के आधार पर ही उसने ज्ञान एवं विज्ञान का विकास किया, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं को देखा, निष्कर्ष निकाले और सिद्धांतों का निर्माण किया। मानव किसी भी वस्तु को टकटकी लगाकर लंबे समय तक देख सकता है, लेकिन पशुओं में ये क्षमता नहीं होती कि वो लंबे समय तक किसी वस्तु को टकटकी लगाकर देखते रहें। तो ये एक ऐसी मानव की विशेषता है कि वह संस्कृति का निर्माता के रूप में उसको जन्म दे सकी। अगली हम बात करते हैं मेधावी मस्तिष्क। मानव की सबसे बड़ी क्षमता उसके मेधावी मस्तिष्क में निहित है। उसका मस्तिष्क अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक तर्कशील, विचारशील और क्रियाशील है। मानव अपने मेधावी मस्तिष्क के कारण ही अनेक आविष्कार कर पाया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क एवं पशु मस्तिष्क में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। इस प्रकार के विचार रखने वालों में किंगस्ले डेविस, डार्विन एवं लिंटन आदि हैं। डार्विन का तो मत है कि मानसिक क्षमताओं में मानव और उच्च कोटि के स्तनधारी प्राणियों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, किंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मात्रा का अंतर ही होता तो पशु भी कभी न कभी संस्कृति का निर्माण कर सकता था। अतः मानव एवं पशुओं के मस्तिष्क में मात्रा का ही नहीं अपितु प्रकार का भी अंतर है। इस अंतर के कारण ही मानव तर्क कर सकता है और कार्य कारण संबंध ज्ञात कर सकता है। इसी आधार पर मानव ने संस्कृति का विकास किया है। तो पशुओं की तुलना में मानव का मस्तिष्क बहुत ही मेधावी और श्रेष्ठ होता है, जिसके कारण वह संस्कृति का निर्माण कर सका। अगली और पांचवी विशेषता जो है वो है प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। मानव द्वारा संस्कृति निर्माण को संभव बनाने में उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों एवं भाषा का भी अमूल्य योगदान रहा है। भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से वह अपने विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकता है तथा पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण कर सकता है। मानव ही प्रतीकों को अर्थ प्रदान कर सका। इसी कारण उसने भाषा का विकास किया। मानव एवं पशु जगत में एक मुख्य भेद यह है कि केवल मानव के पास ही भाषा है, जबकि पशुओं के पास नहीं है। भाषा के द्वारा ही वह संस्कृति का विकास, संशोधन, परिमार्जन एवं विस्तार कर सका है। अब हम बात करेंगे संस्कृति के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। वास्तव में संस्कृति की
का क्या अर्थ है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। क्रोवर एवं किलुखोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया है कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। नैतिक दृष्टि से संस्कृति का संबंध नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श, नियमों एवं सद्गुणों से है। नीति शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग धार्मिक एवं नैतिक गुणों के से युक्त आचरण के लिए किया जाता है। मानव शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में हुआ है। मजूमदार एवं मदान ने लोगों के जीवन जीने के ढंग को ही संस्कृति माना है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों में टायलर की परिभाषा विस्तृत है। टायलर के अनुसार संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य आदतों एवं क्षमताओं का समावेश है जो मानव समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। टायलर की इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है। टायलर की परिभाषा की व्याख्या करते हुए मैलिनोवस्की कहते हैं कि सामाजिक विरासत को हम भौतिक और अभौतिक या मूर्त और अमूर्त भागों में बांट सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। हर्स्कोविट्ज़ संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। अगर समाजशास्त्रीय अर्थ में देखा जाए तो संस्कृति समाज की एक विरासत या धरोहर है और समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित किया जा सकता है। रॉबर्ट बीयरस्टीड लिखते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। वो पुनः लिखते हैं कि इसके अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। ब्रूम एवं सेल्जनिक लिखते हैं, संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मैकाइवर और पेज ने संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को सम्मिलित किया है। फेयरचाइल्ड ने प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचालित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति दिया है। लैंडिस लिखते हैं कि संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को
बनाए रखता है।